हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्प्लेंडेड एजुकेशन फील्ड। और आज हम बात करेंगे क्लास 11th के चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग के लेक्चर नंबर 3 के बारे में, जहां हम सभी लोगों ने डिस्कस कर लिया था आयनिक बॉन्ड्स के बारे में और उसके रासायनिक गुणधर्म और जितनी सारी उसमें प्रोबेबिलिटी पाई जा रही थी, जालक ऊर्जा, आयनन विभव, जेड इफेक्टिव, ये सारी बातें हमने क्या कर ली थी, क्लियर कर ली थी। और आज हम अपने इसी टॉपिक में आगे की तरफ बढ़ेंगे, जहां आज हम सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे इस चैप्टर का, जिसे बोलते हैं बॉर्न हैबर साइकिल। ये साइकिल बनती कैसे है और इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, किस किस टाइप की एनर्जी के बारे में इसमें और अभी पढ़ना है, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक केमिकल बॉन्डिंग के आगे का, जिसमें हम पढ़ रहे थे आयनिक बॉन्ड, उसी के आगे का टॉपिक। तो आज हमको स्टार्ट करने से पहले एक बातों को रिवाइज कर रहे हैं कि हमने अपनी प्रीवियस क्लास में पढ़ा था आयनिक बॉन्ड, और आयनिक बॉन्ड में हमने पढ़ा था कि आयंस के ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था पॉजिटिव टू नेगेटिव, या कह सकते हैं कि एक हमारा पॉजिटिव आयन में टूट रहा था, दूसरा हमारा नेगेटिव आयन में टूट रहा था, और दोनों आपस में कंबाइन हो रहे थे। कंबाइन होने से उनमें एक ऊर्जा मुक्त हो रही थी। मतलब जब दो आयंस एक दूसरे के पास आ रहे थे, आकर्षण में आ रहे थे, तो उनसे एक ऊर्जा का मुक्त हो रहा था, या कह सकते हैं एक ऊर्जा वहाँ से मुक्त हो रही थी, और उस ऊर्जा को हम नाम क्या दे रहे थे, जालक ऊर्जा, जिसे हम बोलते थे लैटिस एनर्जी। तो आगे हम बढ़ते हैं अपने इस टॉपिक में, और आज जब हम इस क्लास अपनी स्टार्ट करेंगे वाली, तो हम एक नई ऊर्जा के बारे में आज जानेंगे, और उस ऊर्जा का नाम है संभवन ऊर्जा। उस ऊर्जा का नाम है संभवन ऊर्जा, या इसे संभवन ऊष्मा भी कह सकते हैं। तो हम जालक ऊर्जा के बारे में जान ही चुके हैं कि दो आयंस जब आपस में अटैच होते थे, कंबाइन होते थे, तो वहाँ से ऊर्जा मुक्त होती थी, उससे हम जालक ऊर्जा कहते थे। कुछ वैसा ही प्रोसेस यहाँ पर भी है, बस यहाँ सिर्फ आपके सामने एक कंडीशन लगा दी जाएगी कि जो हमारे दो तत्व आपस में कंबाइन करेंगे यौगिक बनाने के लिए, उनकी जो मात्रा होगी वो 1 मोल होनी चाहिए, और जो हम तत्व आपस में मिलाएंगे, कंबाइन करेंगे यौगिक बनाने के लिए, वो दोनों तत्व हमारे स्थायी रूप में होने चाहिए, मतलब शुद्ध रूप में होने चाहिए। स्थायी या शुद्ध रूप से हमारा क्या तात्पर्य है कि जो भी चीज़ें हमारे इस यूनिवर्स में, इस पूरे ब्रह्मांड में पाई जा रही हैं, तो जिस रूप में हमें वो प्राप्त हुई थी, उसी रूप में हमको मिलाना है इसको, तो वही हमारा स्थायी रूप कहा जाएगा। पहले आइए इसकी डिफिनीशन पुट कर लेते हैं। तो हमारी क्या है, संभवन ऊर्जा। इस ऊर्जा में हम कह सकते हैं कि जब 1 मोल यौगिक को उसके तत्व से बनाया जाता है, जब 1 मोल यौगिक को, जब 1 मोल यौगिक को उसके तत्व से बनाया जाता है, अब देखिए यहाँ पर कि हमको एक यौगिक का निर्माण करना है, और उसमें 2 तत्व जब आपस में मिलेंगे तभी हमारा क्या बनता है, यौगिक का निर्माण होता है। लेकिन हमने क्या कहा कि इसमें एक कंडीशन लग जाएगी कि वो शुद्ध रूप में होने चाहिए, और कितने होने चाहिए, 1 मोल। तो इसको हम और मेंशन कर लेंगे इसमें कि जब तत्व शुद्ध या स्थायी अवस्था में हो, यानी ये प्रोसेस कब होगी, जब तत्व शुद्ध या स्थायी अवस्था में हो। जब तत्व शुद्ध या स्थायी अवस्था में हो, मतलब कि हम किसी यौगिक का निर्माण करेंगे, उसकी मात्रा 1 मोल होगी। दूसरी बात, वो तत्व हमारा शुद्ध या फिर स्थायी अवस्था में होगा, मतलब जिस रूप में हमको प्राप्त होता है उसी रूप में होगा। तो उसमें जो ऊष्मा मुक्त होगी, इनसे
मुक्त ऊष्मा को संभवन ऊर्जा या फिर आप क्या कह सकते हो, ऊष्मा कहते हैं। इनसे मुक्त ऊर्जा या ऊष्मा को संभवन ऊष्मा या ऊर्जा कहते हैं। मतलब कि जब हम एक मोल यौगिक को आपस में मिलाएंगे तब हमारे उसमें दो तत्व आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे से मिलेंगे और इनके मिलने से वो शुद्ध अवस्था में और स्थायी अवस्था में होने चाहिए। और इनके दोनों के मिलने से या दो तत्वों के मिलने से शुद्ध अवस्था में जब उसमें से ऊष्मा मुक्त होगी या ऊर्जा मुक्त होगी, वही हमारी क्या कही जाएगी, संभवन ऊर्जा कही जाएगी। जैसे अगर इसका हम एग्जाम्पल लें तो हमारा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसमें अगर एग्जाम्पल की बात करें तो हमारा क्या हो जाएगा, सोडियम प्लस हमारी क्या हो जाएगी, क्लोरीन। इन दोनों के मिलने से किसका फॉर्मेशन होता है, यानी Cl का। मतलब हमारा सोडियम और क्लोरीन आपस में जब कंबाइन करेगा तो इनसे बनेगा क्या, हमारा यानी Cl। अब यहाँ पर बात आएगी किस चीज़ की, कि हमको जो सोडियम प्राप्त होता है वो हमेशा किस फॉर्म में होता है, सॉलिड के फॉर्म में होगा, ठोस के फॉर्म में। और जब हमको क्लोरीन की प्राप्ति होती है तो ये हमें Cl2 के फॉर्म में मिलती है, जो कि एक तरह की गैस होती है। और इन दोनों के मोल को बराबर करने के लिए हमको यहाँ पर 1/2 लगाना पड़ेगा, क्योंकि सोडियम एक ही है, क्लोरीन 2 है। और जब 2 का हम आधा करेंगे तभी हमको 1 क्लोरीन प्राप्त होगी और हमारा बनेगा NaCl। और यहाँ पर इसकी मात्रा भी फिक्स होगी, कितना होगा, ये 1 मोल होगा। और इसके बनने में जो पार्ट हमारा ये होगा, ये भी कैसी अवस्था में होगा, ठोस होगा हमारा। तो मतलब हमारी स्थायी अवस्था सोडियम की सॉलिड हो जाएगी, क्लोरीन की हमारी गैस हो जाएगी और NaCl जो हमको प्राप्त होगा वो कैसा होगा, ठोस अवस्था में। यही इतनी प्रोसेस हमारी क्या हो जाएगी, संभवन ऊष्मा या संभवन ऊर्जा। और इस संभवन ऊर्जा को दर्शाने के लिए हम जिस बिंदु का इस्तेमाल करते हैं उसे हम बोलते हैं डेल्टा H फॉर्मेशन। क्या बोलते हैं, डेल्टा H फॉर्मेशन। ये सारी प्रोसेस अगर हम देखें तो ये सारी प्रोसेस हमारी क्या हो जाएगी, ये सारी प्रोसेस हमारी हो जाएगी संभवन ऊर्जा की। हमने सोडियम ठोस को क्लोरीन गैस के साथ मिक्स किया, हमारा बना NaCl। और साथ में जो ऊर्जा मुक्त हुई हमारी वो कैसे दर्शाई जाएगी, डेल्टा H फॉर्मेशन से। यही हमारी क्या होगी, संभवन ऊर्जा। अब बात करते हैं हम अपने जो टॉपिक हमको आज इम्पॉर्टेंट पढ़ना है। क्या हमने बताया था आपको, बॉर्न हैबर्ट साइकिल। आखिर ये साइकिल बनती कैसे है, तो इसमें भी सेम एज यही प्रोसेस का यूज़ होगा। तो आइए इस एग्जाम्पल को उठाते हैं और देखते हैं अपना बॉर्न हैबर्ट साइकिल। बॉर्न हैबर चक्र ये हमारा होगा। हमने एग्जाम्पल क्या लिया, हमने एग्जाम्पल में लिया हमारा सोडियम जो किस अवस्था में था, सॉलिड। इसमें हमने मिला दिया क्लोरीन गैस जो हमारी गैसीय अवस्था में थी, इसकी वैल्यू थी 1/2। इससे बनने के बाद में हमारा बना NaCl जो कि कितना था, 1 मोल। ये भी कैसा था, ठोस अवस्था में। और यहाँ से हमारी जो ऊर्जा निकल रही थी वो हमारी क्या थी, संभवन ऊर्जा, मतलब डेल्टा H फॉर्मेशन। अब इस एग्जाम्पल का इस्तेमाल हम करेंगे बॉर्न हैबर चक्र के बारे में। तो इस चक्र को कैसे हम दर्शाएंगे, पहले देखिए हमारी जब स्थायी अवस्था होती है सोडियम की, वो ठोस होती है। तो जब कभी भी इन दोनों का आपस में कह सकते हैं योग करवाया जाता है, या कह सकते हैं एक दूसरे में एडिशन करवाया जाता है, इन दोनों को आपस में जब मिलाया जाता है, तो जब हमारी प्रोसेस इन दोनों के मिलने की आगे बढ़ती है
तो पहले इस सॉलिड सोडियम को इसकी अवस्था में परिवर्तन किया जाता है और इसकी अवस्था को बदलकर सोडियम गैस अवस्था में चेंज किया जाता है, क्योंकि जब NaCl का फॉर्मेशन होता है तो वहाँ पर सोडियम गैसीय अवस्था और हमारा क्लोरीन भी गैसीय अवस्था में ही होता है। इसीलिए पहले हम इस सॉलिड को गैस में चेंज करेंगे। और आप लोगों ने क्लास 9th में एक टॉपिक पढ़ा होगा अपना पहला, जो हमारा क्या है, पदार्थ। पहले चैप्टर में ही एक प्रोसेस दी गई है जिसमें हम ठोस अवस्था से गैस अवस्था में प्रवेश करते हैं। तो जब ठोस अवस्था से गैस अवस्था में प्रवेश करते हैं तो उस क्रिया को बोला जाता है ऊर्ध्वपातन। इसको हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। और यही हमारी क्या हो जाएगी, ऊर्ध्वपातन ऊर्जा। हम सोडियम ठोस को सोडियम गैस में परिवर्तित कर रहे हैं, तो इसमें जो लगने वाली ऊर्जा है वो ऊर्ध्वपातन ऊर्जा, जिसे हम बोलते हैं सब्लिमेशन एनर्जी, और इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी। इस चीज़ का ध्यान रखना कि पॉजिटिव और नेगेटिव कब होगी। पॉजिटिव इसलिए ले रहे हैं कि जब हमको ऊर्जा देनी पड़ेगी या इनके बनने में जब ऊर्जा क्या हो जाएगी, मुक्त हो जाएगी, तो वहाँ पर ऑलवेज पॉजिटिव का यूज़ करेंगे, और जब ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी तो वहाँ पर हम नेगेटिव का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हमारा क्या हुआ, सोडियम सॉलिड चेंज हो गया किसमें, सोडियम गैस में। अब जब सोडियम गैस में चेंज हुआ तो हमने देखा था अपने आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन में कि इसके ऊपर प्लस चार्ज आता है, इसके ऊपर माइनस चार्ज आता है, दोनों प्लस माइनस एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पर ये किस अवस्था में है, अभी ये हमारा उदासीन अवस्था में है। कौन सी अवस्था में है, उदासीन अवस्था में है। अब इस सोडियम को हम एक इलेक्ट्रॉन इसका निकाल देंगे, मतलब यानी के ऊपर प्लस आ जाएगा, साथ में एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। हमने आपको उस दिन बताया था कि जब किसी भी परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकलता है, या कह सकते हो पहला इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो उसके निकलने में जिस प्रोसेस का इस्तेमाल होता है या जिस विधि का इस्तेमाल होता है या जो ऊर्जा मुक्त होती है, उसे हम कहते हैं क्या, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, यानी बोलते हैं उसको हम आयनन ऊर्जा, या कह सकते हैं आयनन विभव। जब सोडियम गैस से हमारा एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो यहाँ पर जो यूज़ होगा हमारा वो होगा आयनन विभव, जिसे हम लोग बोलते क्या थे, IP, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। अब देखिए यहाँ पर सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन हमारा क्या हुआ, निकल गया, इसके ऊपर क्या आ गया, प्लस चार्ज। वैसे ही अब Cl के बारे में हम देखते हैं कि हमारे Cl में क्या होगा, और ये कौन सी अवस्था में है, गैस। Cl देखते हैं तो Cl हमारा यहाँ पर कितना है, 2 Cl है। कितना Cl है हमारा, 2। तो Cl और Cl आपस में जुड़े हुए हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, इसके बॉन्ड को तोड़ेंगे यहाँ से। ठीक है, Cl कितना है, 2, लेना हमको हाफ है, तो इसीलिए एक ही Cl का यूज़ करेंगे। तो दोनों Cl को तोड़ने के लिए हमको इसके बंध को तोड़ना पड़ेगा, और जब इसके बंध को हम तोड़ते हैं तो उस बंध के टूटने में जिस ऊर्जा का इस्तेमाल होता है उसे बोलते हैं वियोजन ऊर्जा। यहाँ पर क्या ऊर्जा लगेगी बॉन्ड तोड़ने में, वियोजन ऊर्जा। जब जोड़ेंगे तो संयोजन, अलग करेंगे तो वियोजन। वियोजन ऊर्जा, इसे बोलते हैं डिसोसिएशन एनर्जी। क्या बोलते हैं इसको, डिसोसिएशन एनर्जी, जिसे हम DE से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, Cl के बॉन्ड को तोड़ दिया। अब इस Cl को हम फिर से गैसियस फॉर्म में लाएंगे। यहाँ से हमारा Cl कैसे आ जाएगा, गैस पहले से था, अभी भी ये किस फॉर्म में रहेगा, गैसियस फॉर्म में रहेगा। अब क्या करना है कि इसके ऊपर हमको एक निगेटिव लाना है। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव है तो इसके ऊपर क्या होगा, निगेटिव होगा, तभी दोनों एक दूसरे को आपस में क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। तो इसके ऊपर निगेटिव लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसके इलेक्ट्रॉन को इसके पास भेजेंगे, और इलेक्ट्रॉन देने के लिए ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और जब ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इसके ऊपर कितना नेगेटिव आएगा, 1। तो क्या करेंगे, यहाँ से इस Cl को हम बनाएंगे यहाँ से Cl-, और इस Cl को एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के लिए कौन सी ऊष्मा कहेंगे या कौन सी ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन बंधुता, जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी।
इलेक्ट्रॉन को जब त्याग करेगा यहाँ से तो ये Cl इसके इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। तो एक्सेप्ट जब इलेक्ट्रॉन को करेगा मतलब अपने को इलेक्ट्रॉन से बांध रहा है, इसीलिए कौन सा नाम देंगे इसको, इलेक्ट्रॉन बंधुता। और इस Cl के ऊपर क्या आ जाएगा, एक माइनस आ जाएगा। अब ये क्या होगा कि इस सोडियम का इलेक्ट्रॉन जो ये है वो कहाँ पर आएगा, इस Cl के पास में। और जब Cl के पास में आएगा तो इस Na का ये Cl एक्सेप्ट कर लेगा और दोनों जब आपस में मिलेंगे तो मिलने के बाद में हमारा जो नई यौगिक का फॉर्मेशन होगा वो हमारा क्या होगा, NaCl। मतलब Na प्लस अवस्था में Cl माइनस अवस्था में जब मिलेंगे तभी हमारा क्या बनेगा, NaCl। और हमने आपको बताया था कि जब आयनों का आकर्षण आपस में होता है तो आयन जब आकर्षित होते हैं तो वहाँ एक ऊर्जा मुक्त होती है यौगिक के निर्माण में। उस ऊर्जा का नाम हम क्या देंगे यहाँ से, जालक ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा हमारी ये है, जालक ऊर्जा, जिसे हम बोलते हैं लैटिस एनर्जी। कौन सी एनर्जी है ये हमारी, लैटिस एनर्जी, जिसको हम E से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो इतनी सारी प्रोसेस में क्या हुआ, ये हमारा सॉलिड में था, हमने इसको गैस में चेंज किया तो कौन सी ऊर्जा लगी, ऊर्ध्वपातन। यहाँ से सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन हमने बाहर निकाला तो यहाँ पर लगा आयनन विभव। यहाँ पर 2 Cl थे, हमने Cl के बॉन्ड को तोड़ा तो हमारी कौन सी ऊर्जा लगी, वियोजन ऊर्जा। और यहाँ से हमको मिला Cl गैस के फॉर्म में। और उसके बाद इस Cl के ऊपर हमने एक माइनस चार्ज लगाया क्योंकि इस Na प्लस का एक इलेक्ट्रॉन Cl ने एक्सेप्ट किया। और जब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो इसके ऊपर क्या आता है, जो ऊर्जा लगती है उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता। और जब ये प्लस और माइनस आयन आपस में जुड़े तो हमारे NaCl का फॉर्मेशन हुआ और वहाँ पर कौन सी ऊर्जा आई, जालक ऊर्जा आई। ये पूरी प्रोसेस एक साइकिल के फॉर्म में है या कह सकते हैं एक चक्र के रूप में चलती रहती है। इसीलिए इस पूरी साइकिल को नाम देते हैं हम बॉर्न-हैबर साइकिल। बॉर्न-हैबर साइकिल, इस प्रोसेस का नाम होगा हमारा क्या, बॉर्न-हैबर साइकिल। अब जब हमारे 2 तत्व मिले आपस में शुद्ध अवस्था में तब हमारा यौगिक बना। यौगिक के फॉर्मेशन में जो हमारी ऊर्जा यूज हुई डेल्टा H फॉर्मेशन थी हमारी, यानी संभवन ऊर्जा। इस संभवन ऊर्जा को इसी के बराबर में क्या करेंगे, हम डिनोट करेंगे। कैसे, यहाँ से अगर हम एक इक्वेशन निकालें तो डेल्टा H फॉर्मेशन, हमारी डेल्टा H फॉर्मेशन किसके किसके बराबर होगी। तो आप भी देखकर यहाँ आसानी से बता सकते हो कि किसके किसके बराबर होगी। तो देखिए यहाँ से हमारा ऊर्ध्वपातन निकला सबसे पहले, तो हमारी कौन सी एनर्जी थी, सब्लिमेशन एनर्जी। ये कैसी थी, पॉजिटिव में, तो आगे पॉजिटिव लगा देंगे। दूसरा हमारा आयनन विभव। जब भी आयनन विभव की बात करते हैं हमेशा आयनन विभव पॉजिटिव होता है क्योंकि यहाँ पर भी ऊष्मा देने की बात आई है। तो यहाँ से हमारी दूसरी कौन सी निकली, आयोनाइजेशन पोटेंशियल प्लस। तीसरी हमारी कौन सी ऊर्जा निकली, वियोजन ऊर्जा। यहाँ पर भी ऊर्जा देनी पड़ रही है और जब हम ऊर्जा देंगे तो हमारी वो कौन सी ऊर्जा कहलाएगी, डिसोसिएशन एनर्जी। ये भी हमारी कौन से फॉर्म में होगी, पॉजिटिव फॉर्म में। जब भी ऊर्जा देंगे हम वो हमेशा कौन से फॉर्म में होगी, पॉजिटिव फॉर्म में। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ये डिसोसिएशन एनर्जी हमको डिवाइडेड बाई 2 करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हाफ मोल का ही हम ले रहे हैं तो हाफ मोल के लिए हमको इसको भी आधा करना पड़ेगा। अब क्या आएंगे, हम आगे बात करेंगे इलेक्ट्रॉन बंधुता की। अब यहाँ पर देखिए निगेटिव लगेगा कि पॉजिटिव। ये Cl हमारा क्या किया, इसके इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, तो ग्रहण करने में ये कौन सी यहाँ पर विधि हुई, इलेक्ट्रॉन बंधुता, मतलब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की विधि हुई। जब पहला इलेक्ट्रॉन कोई भी तत्व एक्सेप्ट करता है तो वो हमेशा निगेटिव में लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये निगेटिव हो जाएगा। कौन सी ऊर्जा हमारी है ये, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब लास्ट में हमारी क्या बची, लैटिस एनर्जी। यहाँ पर भी ऊर्जा मुक्त हो रही है, हम दे नहीं रहे हैं, मुक्त हो रही है। जब मुक्त होगी तो उसे निगेटिव में लिखेंगे, जब ऊर्जा देंगे तो पॉजिटिव में लिखेंगे, जब ऊर्जा मुक्त होगी तो निगेटिव में लिखेंगे। ये सारा का सारा प्रोसेस हमारा
न्यूमेरिकल में काम आएगा आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो यहाँ से क्या हुआ कि जो हमारी संभवन ऊर्जा थी उसकी वैल्यू किसके बराबर आई, ऊर्ध्वपातन ऊर्जा प्लस आयनन विभव प्लस वियोजन ऊर्जा माइनस हमारी इलेक्ट्रॉन बंधुता और माइनस हमारा क्या, जालक ऊर्जा। यही इतनी प्रोसेस हमारी क्या थी यहाँ पर, ये पूरी साइकिल हमारी क्या कही गई, बॉर्न हैबर साइकिल। अब यहाँ पर आइए एक नोट कर लेते हैं कि हमको कैसे पता चलेगा कि प्लस और माइनस हमको करना है, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट पार्ट में इसके एक छोटा सा नोट बनाएंगे और उसमें कुछ खास बातें नोट डाउन करेंगे कि कहाँ पर हमको पॉजिटिव लेना है और कहाँ पर हमको नेगेटिव लेना है। तो आइए एक नोट बनाते हैं छोटा सा। देखिए नोट हमारा क्या है कि जब हम ऊर्जा कभी देंगे तो वहाँ पर जो वैल्यू आएगी हमेशा प्लस रहेगी। तो यहाँ से पहला हमारा क्या आएगा, जब ऊर्जा देते हैं तो सभी मान को धनात्मक रूप में प्रदर्शित करेंगे। मतलब किसमें, पॉजिटिव, धनात्मक रूप में प्रदर्शित करेंगे। किसमें दिखाएंगे भैया, धनात्मक रूप में प्रदर्शित करेंगे। इस चीज़ को गांठ बांध लीजिएगा कि जब भी ऊर्जा देने की बात आएगी तो जो भी वैल्यूज़ हम लिखेंगे वो ऑलवेज पॉजिटिव में लिखेंगे। अब यहाँ पर हमारी कौन कौन सी वैल्यूज़ पॉजिटिव थी, तो आइए देखते हैं कौन कौन सी वैल्यू पॉजिटिव थी हमारी। एक थी हमारी ऊर्ध्वपातन ऊर्जा, ये क्या होगी, धनात्मक। दूसरी हमारी कौन सी थी, आयनन विभव, आयनन विभव, ये भी हमारी क्या थी, धनात्मक थी। तीसरी हमारी क्या थी, संभवन, माफ़ कीजिएगा, वियोजन ऊर्जा, तोड़ने वाली, जब हम Cl को तोड़ रहे थे तो वियोजन ऊर्जा, ये भी कैसी थी, पॉजिटिव। चौथी हमारी है इलेक्ट्रॉन बंधुता, इसकी जो वैल्यू होती है वो दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए पॉजिटिव होगी। मतलब हमारे कहने का क्या है, देखिए जैसे हमने NaCl का एग्जाम्पल लिया तो यहाँ पर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन Cl निकाल रहा था, मतलब उसके ऊपर Na के ऊपर प्लस आ रहा था, और एक Cl क्या कर रहा था, एक्सेप्ट कर रहा था, इसीलिए उसके ऊपर माइनस आ रहा था। कुछ तत्व तो हमारे पास ऐसे होते हैं जिनसे 2 प्लस निकलता है, और कुछ तत्व तो ऐसे इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं जो 2 माइनस जिन पे लगा होता है। तो इसीलिए अगर पहले हम बात करेंगे, मतलब पहले आयन की बात करेंगे, तो वहाँ पर हमारी इलेक्ट्रॉन बंधुता को Ea1 कहेंगे, और दूसरे की बात करेंगे तो Ea2 कहेंगे। तो पहली हमारी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकल रही थी तो हमने इसीलिए इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान नेगेटिव बताया आपको। लेकिन जब कभी भी दूसरे इलेक्ट्रॉन की भी बात आएगी तो वहाँ पर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इस नोट का हमारे दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, जब ऊर्जा मुक्त होगी, ये तो थी क्या हमारी कि जब ऊर्जा हम देंगे, लेकिन अब दूसरी बात भी हमारे सामने आ रही है कि जब ऊर्जा मुक्त होती है तो वहाँ मान को ऋणात्मक रूप में प्रदर्शित करते हैं। जब ऊर्जा मुक्त होती है, जब ऊर्जा मुक्त होती है तो सभी मान को ऋणात्मक रूप में, तो सभी मान को ऋणात्मक रूप में प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ये 2 बातें ध्यान रखिएगा हमेशा। जब ऊर्जा देने की बात आएगी तो सबके साथ में प्लस लगेगा, जब ऊर्जा मुक्त होगी तो उसके सबके साथ में क्या होगा, माइनस लगेगा। अब हमारी माइनस वाली वैल्यूज़ कौन कौन सी थी,
तो जो हमारी माइनस की वैल्यूज़ थी वो हमारी क्या क्या थी? सबसे पहली चीज़ ऊर्जा मुक्त हो रही थी, तो हमारी कौन सी हो जाएगी? जालक ऊर्जा। इसका मान हमेशा किस में लिखा जाता है? नेगेटिव में। एक ऊर्जा तो ये हो गई। और हमने कौन सी ऊर्जा की बात की थी? अभी हमने कहा यहाँ भी इलेक्ट्रॉन बंधुता है लेकिन दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए। तो अगर इलेक्ट्रॉन बंधुता हम पहले के लिए कहेंगे यानी EA1, तो इसके लिए निगेटिव होगी। इसके बाद जितने भी इलेक्ट्रॉन निकलेंगे सब पॉजिटिव वे में निकलेंगे हमेशा। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बस यही एक चीज़ कंफ्यूज करेगा हल्का सा कि जब इलेक्ट्रॉन बंधुता यानी पहला इलेक्ट्रॉन अगर निकल रहा है तो हमेशा निगेटिव में होगा, इसीलिए हमने यहाँ पर अभी देखिए निगेटिव लिया था। लेकिन जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो वहाँ पर हमेशा क्या रहेगी? पॉजिटिव। एक एग्जाम्पल हमने करवा दिया निगेटिव वाले में। अब आइए दूसरा एग्जाम्पल कर लेते हैं कि पॉजिटिव वैल्यू कैसे होगी। चलिए फटाफट करते हैं इसको। एग्जाम्पल नंबर 2, दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं हम। अगला एग्जाम्पल हम ले रहे हैं आप लोग के सामने मैग्नीशियम ऑक्साइड का। तो अगला एग्जाम्पल मैग्नीशियम ऑक्साइड का कैसे होगा? हमारे पास मैग्नीशियम था और ये हमारा था सॉलिड स्टेट में, साथ में हमने ऑक्सीजन को मिलाया O2, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? हाफ। और हमारा बाद में बन गया MgO। इसके साथ में जो ऊर्जा मुक्त होगी उसे हम कहते हैं संभवन ऊर्जा, जिसे क्या बोलते हैं? डेल्टा H फॉर्मेशन। ठीक है, ये इतनी बातें तो क्लियर होगी आप लोग को। यहाँ पे अगर देखें तो ये सॉलिड है, ऑक्सीजन हमारा गैसियस स्टेट में, लेकिन जब बाद में हमारा MgO बनेगा तो MgO हमारा कैसा हो जाएगा? ये भी हमारा सॉलिड स्टेट यानी ठोस अवस्था में पाया जाएगा। अब आइए बनाते हैं इसका हम चक्र यानी बॉर्न हैबर साइकिल। तो कैसे बनेगा? सबसे पहले इस सॉलिड को गैस में चेंज करेंगे। तो यहाँ से इस मैग्नीशियम को जब गैस में चेंज करेंगे तो गैस में चेंज करने के लिए फिर से वही प्रोसेस कौन सी हो जाएगी हमारी? ऊर्ध्वपातन ऊर्जा। इसे हम क्या कहेंगे? पॉजिटिव का SE। जब ऊर्जा देंगे तो हमेशा कैसी होगी? पॉजिटिव होगी। दूसरी प्रोसेस इसी में क्या होगी? Mg के आउटर मोस्ट में Mg हमारा कितना होता है? 12, और 12 का हम जब करेंगे तो 2, 8, 2, मतलब ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन का दान करेगा, तो ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? ग्रहण कर लेगा। मतलब यहाँ से हमको 2 इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे। तो हम माइनस पहला इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ से हमारे Mg के ऊपर 1 प्लस आएगा गैस अवस्था में। फिर इसके बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन भी निकालेंगे, माइनस दूसरा इलेक्ट्रॉन, तो Mg के ऊपर हमारा क्या आ जाएगा? प्लस प्लस। अभी भी कैसा होगा? गैस अवस्था में। पहला निकला हमारा तो इसे हम EA1 कहेंगे, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो EA2 कहा जाएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करेंगे यहाँ पर। ठीक है, वो माफ़ कीजिएगा, बंधुता नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन निकल रहा है यहाँ से, तो निकालने के लिए क्या करेंगे? आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो यहाँ पर 2 आयोनाइजेशन पोटेंशियल यानी आयनन विभव होगा IP1 और दूसरा कौन सा होगा? IP2। माफ़ कीजिएगा, स्लिप हो गया थोड़ा दिमाग से। पहला क्या होगा? IP1 और ये क्या होगा? IP2। अब बात करेंगे ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 6। इसको अस्चक पूरा करने के लिए कितना चाहिए? 2। इसीलिए इसके ऊपर कितना माइनस होता है? 2 माइनस होता है। अब यहाँ पर फिर से हमारे ऑक्सीजन पर क्या हुआ है? 2 ऑक्सीजन है हमारे पास, तो ये दोनों आपस में क्या है? बंध के द्वारा जुड़े हुए हैं। तो पहले हमको फिर से बंध को तोड़ना पड़ेगा, जैसे हमने Cl में तोड़ा था। बंध को तोड़ने में जो ऊर्जा का इस्तेमाल होता है उसे हम क्या कहते हैं? वियोजन ऊर्जा। वियोजन ऊर्जा मतलब DE। ठीक है, ये हमारी क्या हो जाएगी? DE, डिसोशिएशन एनर्जी। यहाँ पर भी हम हाफ ले रहे हैं तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी? हाफ। अब इसके बाद हमारे पास कितना ऑक्सीजन बचा? यहाँ से 1 ऑक्सीजन। ये किस फॉर्म में है? अभी गैस के फॉर्म में। अब यहाँ से ये पहले इलेक्ट्रॉन को जब ग्रहण करेगा
+1 इलेक्ट्रॉन, तो इसके ऊपर 1 माइनस आएगा। फिर यहाँ से जब ये दूसरे इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा प्लस दूसरा इलेक्ट्रॉन, तो इसके ऊपर 2 माइनस आ जाएगा। अब इसका 2 प्लस ये 2 माइनस क्या करेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। तो यहाँ से जब पहली हमने इलेक्ट्रॉन बंधुता देखी तो हमारा EA1, दूसरी हमारी हो जाएगी EA2। अब देखिए हमने आपको कहा था कि पॉजिटिव नेगेटिव कब लगाना है, जब इलेक्ट्रॉन निकलने की बात आएगी। पहला इलेक्ट्रॉन जब कभी भी एक्सेप्ट होगा या कह सकते हैं निकलेगा, मतलब पहला इलेक्ट्रॉन जब जुड़ेगा, हमारा इलेक्ट्रॉन बंधुता की बात हो रही है, जब पहला इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा तो उसकी वैल्यू नेगेटिव होगी, और जब दूसरा इलेक्ट्रॉन या इसके बाद के जितने इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे वो हमेशा कैसे रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। तो यहाँ पर पहला जब हमारा जुड़ा तो हमारा माइनस, दूसरा जुड़ेगा तो प्लस। अब इसके बाद ये प्लस और ये 2 माइनस, इसका ये एक्सेप्ट कर लेगा ऑक्सीजन, और दोनों आपस में मिल करके फिर इस नए यौगिक MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्या करेंगे, निर्माण करने में जो ऊर्जा मुक्त होगी उसे हम कहेंगे जालक ऊर्जा, लैटिस एनर्जी। ठीक है, वही पुरानी बातें हैं जो हमने NaCl में ली थी, वही सेम एज यहाँ पर भी हो जाएगा हमारा। क्या फिर से आइए देखते हैं। मैग्नीशियम सॉलिड था, हमने उसको पहले गैस में चेंज किया तो ऊर्ध्वपातन ऊर्जा लगेगी। ठीक, ये पॉजिटिव में क्योंकि ऊर्जा दे रहे हैं। पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए फिर से ऊर्जा दे रहे हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, पहला आयनन विभव। फिर दूसरे इलेक्ट्रॉन को भी निकालने के लिए दूसरी ऊर्जा दे रहे हैं, तो ऊर्जा दे रहे हैं तो ये भी हमारा पॉजिटिव आयोनाइजेशन पोटेंशियल नंबर 2। ऑक्सीजन हमारे पास 2 था, दोनों आपस में बंध से जुड़े थे, हमने बंध को क्या किया, ब्रेक किया। ब्रेक करने में जो ऊर्जा लगती है उसे वियोजन ऊर्जा कहते हैं। वियोजन ऊर्जा को DE से दिखाते हैं। यहाँ पर इसकी वैल्यू हाफ थी तो हमने इसका भी बटा क्या कर दिया, 2। पहले इलेक्ट्रॉन को जब एक्सेप्ट करेगा तो उसे हम इलेक्ट्रॉन बंधुता कहेंगे। तो पहला इलेक्ट्रॉन बंधुता जब होती है तो वो हमेशा ऋणात्मक होती है। उसके बाद जब दूसरे इलेक्ट्रॉन बंधुता की बात करेंगे तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी। दोनों आयनों के मध्य आपस में जुड़ने से, आकर्षित होने से एक नया यौगिक बनेगा हमारा MgO, और इस यौगिक के फॉर्मेशन में एक ऊर्जा मुक्त होगी, उसे हम क्या कहेंगे, जालक ऊर्जा। देखिए यहाँ पर सारा का सारा जो प्रोसेस है हमारा सिर्फ ऊर्जा से ही रिलेटेड है। जितनी भी प्रोसेस हो रही हैं सब सिर्फ ऊर्जा 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 ऊर्जा, सारी बातें कहाँ घूम रही हैं हमारे इर्द गिर्द, ऊर्जा को लेकर के। ऊर्ध्वपातन ऊर्जा, आयनन विभव, वियोजन ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन बंधुता, जालक ऊर्जा, संवहन ऊर्जा, ये सारी की सारी किसकी बात हो रही है, ऊर्जा की बात हो रही है। अब आइए इस पे भी हम फॉर्मूले को डेराइव करते हैं। तो यहाँ से हमारा ΔH फॉर्मेशन हो जाएगा, मतलब संवहन ऊर्जा का मान अगर हम देखें तो हमारे पास क्या क्या है। पहले हमारा है सब्लिमेशन एनर्जी, ऊर्ध्वपातन ऊर्जा, ये धनात्मक में है तो प्लस। पहली हमारी आयनन विभव IP1 प्लस दूसरा आयनन विभव IP2, फिर से यहाँ ऊर्जा दे रहे हैं तो प्लस DE/2। अब उसके बाद पहला इलेक्ट्रॉन हमारा क्या हुआ, पहला इलेक्ट्रॉन जब जोड़ा हमने तो उसकी वैल्यू किस में आई, नेगेटिव में आई, तो हमारी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -EA1। दूसरी हमारी धनात्मक में है तो EA2, और लास्ट में हमारी क्या बन रही है, लैटिस एनर्जी। तो यहाँ पर भी ऊर्जा क्या हो रही है, मुक्त, तो ये भी निगेटिव हो जाएगी, LE। इतनी सारी ऊर्जाएं हमारे पास क्या होंगी, निकल के आएंगी। तो ये हमारे इस एग्जाम्पल का हो जाएगा। ठीक है, इतनी सारी बातें आशा करता हूँ कि आप सभी लोग को क्लियर हो गई होंगी। सिर्फ ऊर्जा का ही खेल है, इर्द गिर्द सारी की सारी ऊर्जाओं की बात हो रही है। तो ये इतनी प्रोसेस हमारी क्या कही जाएगी, पूरी साइकिल। फिर से ये हमारी जो साइकिल बनी इसे हम क्या कहेंगे, बॉर्न हैवर साइकिल। यही हमारा क्या है, बॉर्न हैवर चक्र। ठीक है, अब आइए बात कर लेते हैं अपने आप में। देखिए जब हम बात कर रहे हैं बार बार कि ऊर्जा देनी पड़ रही है या अपने आप हो रहा है तो वहाँ प्लस लगा रहे हैं, नहीं हो रहा है तो नेगेटिव लगा रहे हैं।
कैसे क्या कर रहे हैं, आइए इसके बारे में एक छोटा सा एग्जांपल लेके बता दे रहे हैं आप लोग को। ये इतनी चीज़ें आशा करता हूँ कि आप सबको क्लियर हो गई होंगी। देखिए अब आइए अपने बॉर्न हैबर साइकिल के आगे के बारे में। सारी देखिए, जब भी हमारा कोई दो तत्व आपस में मिलता है और यौगिक का फॉर्मेशन होता है, तो यौगिक के फॉर्मेशन में धन आयन ऋण आयन आपस में जुड़ते हैं और जुड़ने से जब ऊर्जा मुक्त होती है तो उसे जालक ऊर्जा कहते हैं। मतलब सारी की सारी बातें यहाँ पर यौगिक के निर्माण में जालक ऊर्जा पर ही निर्भर करती है। तो यहाँ से हमारी जो अगली हेडिंग होगी वो क्या होगी, जालक ऊर्जा की निर्भरता। जालक ऊर्जा की निर्भरता। बिना जालक ऊर्जा का इस्तेमाल हुए कभी भी किसी यौगिक का निर्माण नहीं हो सकता, क्योंकि प्लस और माइनस मिलते हैं और मिलने से ऊर्जा जो मुक्त होगी वही हमारी जालक ऊर्जा होती है। तो यहाँ पर जालक ऊर्जा किस किस चीज़ पर निर्भर करती है, तो दो प्रोसेस है इसमें, पहला और दूसरा। पहला हमारा क्या है, जालक ऊर्जा, ठीक है, और बात दोनों में जालक ऊर्जा की हो रही है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, जालक ऊर्जा। ये जो आपको हम दो पॉइंट बता रहे हैं इसका यूज़ बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल में होगा। यहाँ से जितने भी न्यूमेरिकल आएंगे आपके चैप्टर में सब के सब सॉल्व होंगे यहीं से। अब यहाँ पे क्या होता है, जालक ऊर्जा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है धनायन और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी हमारी किसके, ऋण आयन के। क्यों ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब प्लस आयन और माइनस आयन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तभी जालक ऊर्जा बनती है यहाँ पर। तो प्लस और माइनस इन बातों पर निर्भर करेगा ये। अगर यहाँ पर 2 प्लस है 2 माइनस है तो जालक ऊर्जा और ज़्यादा हो जाएगी, 3 प्लस 3 माइनस हो जाएगा तो जालक ऊर्जा और ज़्यादा हो जाएगी। मतलब ये हमारा क्या होगा, धनायन पर आवेश, और ये हमारा क्या होगा, ऋणायन पर आवेश। जालक ऊर्जा समानुपाती होगी धनायन पर आवेश और ऋणायन पर आवेश के। एक पॉइंट हमारा ये निकल के आएगा। दूसरा पॉइंट हमारा, जालक ऊर्जा यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होगी किसके, तो वो हो जाएगी दो परमाणुओं के बीच दूरी, r मतलब हो जाएगा दूरी, या फिर यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी आकार। ठीक है, मतलब अगर दूरी बढ़ती चली जाएगी तो जालक ऊर्जा का मान घटेगा, और अगर दूरी बढ़ेगी तो आकार भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। इसका मतलब क्या है, सपोज दैट हमारे पास 2 परमाणु हैं, ठीक, इन दोनों के बीच में हमारे कुछ ना कुछ क्या है, दूरी है। अगर दूरी बढ़ेगी तो जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी तो इनके बीच में आकर्षण क्या होगा, कम होता जाएगा, और जब आकर्षण होगा ही नहीं तो जालक ऊर्जा का मान भी क्या होगा, कम हो जाएगा। दूसरी चीज़, हमारे पास एक परमाणु बड़ा है और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, छोटा। एक छोटा है दूसरा बड़ा है, जैसे जैसे आकार बढ़ेगा तो एक छोटा है दूसरा बड़ा, आकार बढ़ता जाएगा तो फिर भी दूरी क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी, और जैसे ही दूरी बढ़ी जालक ऊर्जा का मान क्या होगा, कम हो जाएगा। तो यही 2 पॉइंट निकल के आते हैं। जालक ऊर्जा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा धनायन पर आवेश ऋणायन पर आवेश। जितने ज़्यादा आवेश बढ़ते जाएंगे उतनी ज़्यादा जालक ऊर्जा बढ़ती जाएगी। जालक ऊर्जा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है दूरी के और आकार के। आकार बड़ा होगा जालक ऊर्जा कम होगी, दूरी ज़्यादा होगी जालक ऊर्जा कम होगी, जालक ऊर्जा ज़्यादा होगी दूरी कम हो जाएगी, जालक ऊर्जा ज़्यादा होगी तो आकार भी क्या, कम हो जाएगा। तो यही इतना प्रोसेस था। आइए इसको एक छोटे से क्वेश्चन से देखते हैं कि आखिर इस चीज़ के बारे में हम कैसे कह सकते हैं। ठीक है, तो इसको अच्छे से नोट डाउन करके
इन दोनों क्वेश्चन को भी सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। तो हमारे पास दो इक्वेशन दी गई हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। इसमें दोनों में हमको क्या देखना है, हमारे पास है NaF सोडियम फ्लोराइड है, दूसरा हमारे पास है MgF2 और तीसरा हमारे पास है AlF3। सोडियम फ्लोराइड है हमारे पास, मैग्नीशियम फ्लोराइड है और तीसरा हमारा क्या है, एल्युमिनियम फ्लोरेट। NaF MgF2 AlF3 और जो दूसरा हमारा है वो है NaF NaCl NaBr। अब इन दोनों में आपको एक चीज़ देखनी है कि अगर हम दोनों में बात करें जालक ऊर्जा के बारे में तो आपका इसमें आंसर क्या होगा, यानी इसमें आंसर क्या होगा। तो अभी हमने एक बात बताई आप लोग को कि जब जालक ऊर्जा ज़्यादा होगी तो धन आयन और ऋण आयन जो हमारा आवेश होगा वो भी क्या होगा, बढ़ेगा। आइए देखते हैं, यहाँ पर क्या है, Na के ऊपर प्लस होता है, फ्लोरीन के ऊपर निगेटिव होता है। यहाँ Mg के ऊपर 2 प्लस होता है, F के ऊपर 2 माइनस होता है, Al के ऊपर ट्रिपल प्लस होता है और F के ऊपर 3 माइनस हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि F के ऊपर होता है 1 ही माइनस है, लेकिन यहाँ पर 2F है तो 2 माइनस, यहाँ 3F है तो 3 माइनस। Na के ऊपर 1 प्लस होता है क्योंकि अपना 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करता है, Mg के ऊपर 2 प्लस होता है क्योंकि अपना ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करता है और Al के ऊपर 3 प्लस होता है क्योंकि ये अपना 3 इलेक्ट्रॉन त्याग करता है। अब पहली शर्त जो हमने पहला पॉइंट बताया आप लोग को कि जालक ऊर्जा का मान कब बढ़ेगा, जब आवेश बढ़ता जाएगा। तो यहाँ सबसे ज़्यादा आवेश किसके ऊपर है, AlF3 के ऊपर। तो यहाँ से अगर हम देखें इसके बढ़ोतरी का क्रम या सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा, अभिक्रियाशील, तो हमारा वो क्या हो जाएगा, AlF3। जितनी ज़्यादा इसके ऊपर पॉजिटिव और निगेटिव आयंस यानी धनात्मक ऋणात्मक आवेश, उतना ही ज़्यादा इनकी जालक ऊर्जा। और जालक ऊर्जा का मतलब है कि ये दोनों आपस में एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। मतलब किसके अंदर आकर्षण ज़्यादा होगा, AlF3 के, इससे कम MgF2 के, सबसे कम NaF के। दूसरे में हमारी कौन सी बात आएगी, मतलब यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ पर क्या लगेगा कि जालक ऊर्जा, पहला वाला पॉइंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयन, चाहे वो प्लस हो चाहे वो माइनस हो, ठीक है। सेकंड वाले में आइए देखते हैं, 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस। अब यहाँ पर सब पे तो आयन क्या है, बराबर हैं, एक ही प्लस है एक ही माइनस है, एक ही प्लस है एक ही माइनस है, एक ही प्लस है एक ही माइनस है। अब यहाँ पर कैसे हम इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, तो इसके लिए हमको दूसरे कॉन्सेप्ट पे जाना पड़ेगा। ये सोडियम इतना बड़ा है, फ्लोरीन भी इतना बड़ा है, बराबर है। ये सोडियम इतना बड़ा है, क्लोरीन इतना बड़ा है। ये सोडियम इतना बड़ा है, ब्रोमीन सबसे बड़ा है। तो हमने आपको बताया था कि सबसे ज़्यादा इनमें अगर हम आयन के आकर्षण की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा आकर्षण किस में होगा, तो इसमें अगर सबसे ज़्यादा आकर्षण की बात करेंगे तो दूसरा पॉइंट यूज़ में लाइए। हमने दूसरा क्या बताया था कि जालक ऊर्जा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है दूरी के और आकार के। यहाँ पर दूरी कम है, आयन दोनों आकार में बराबर हैं, इसीलिए ये अच्छे से एक दूसरे को एक्सेप्ट करेंगे यानी आसपास आएंगे। यहाँ पर एक बड़ा एक छोटा है, आकार बढ़ रहा है, जब आकार बढ़ेगा तो दूरी बढ़ जाएगी, जालक ऊर्जा कम हो जाएगी, और अगर जालक ऊर्जा कम हुई तो ये अच्छे से आकर्षित नहीं होंगे। तीसरा, Br का आकार तो और बड़ा है तो ये और दूर हो जाएगा, और जब और दूर हो जाएगा तो आकर्षण क्या होगा, सबसे कम हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा आकर्षित आपका NaF, उसके बाद NaCl, सबसे कम किसका होगा, NaBr का। यहाँ पर अगर बात करें तो कौन सा कॉन्सेप्ट हमारे काम में आया, जालक ऊर्जा यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू दूरी और साइज़, तो ये हमारा काम में आया, ठीक है। तो यही इतना प्रोसेस था हमारा बॉर्न हैबर साइकिल और जालक ऊर्जा के बारे में।
आशा करते हैं कि आप सबको ये समझ में अच्छे से आया होगा। इसके आगे का टॉपिक हम कवर करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। किसी कॉन्सेप्ट में अगर ज़रा सी भी दिक्कत आप लोग को हो रही हो तो वीडियो को एक बार फिर से रिवाइज़ कर लीजिएगा। पुराना लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है इसके पहले का तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आपको वहाँ से देख लीजिएगा और अच्छे से इस पूरे कॉन्सेप्ट को पढ़ लीजिएगा, क्योंकि केमिस्ट्री में बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपका है केमिकल बॉन्डिंग। ये क्लास 11 का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसके बाद इसकी सारी की सारी जो जानकारी है वो काम आएगी क्लास 12th में। जब तक इस चैप्टर का ज्ञान नहीं होगा अच्छे से, क्लास 12th में आपको बहुत सारी परेशानियां होंगी। किसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, कौन किसको एक्सेप्ट कर रहा है, कौन किसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, किस में आयनोएशन पोटेंशियल ज़्यादा है, किसका कम है, जालक ऊर्जा क्या होती है, आयनन ऊर्जा क्या होती है, आयनन विभव क्या होता है हमारा, उसके बाद में हमारी वियोजन ऊर्जा क्या होती है, इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है। हर एक चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। सारे कॉन्सेप्ट छोटे छोटे से हैं, बस अच्छे से उसको एक बार रिवाइज़ कीजिएगा, सारी बातें याद हो जाएंगी। तो आशा करते हैं कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे हम अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट दीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं आप तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।